हेलो मेरे नन्हे वॉरियर्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस अकेडमी पे। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पहले ही कवर कर रखा है, जो है आपका चैप्टर एनवायरनमेंट का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए। और चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हमने सीखा था कि क्या होता है एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था कि लिथोस्फीयर किस चीज़ का नाम है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर कंपोनेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइज ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें क्या क्या होते हैं, अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। आपको पता है वाटर के अलग अलग सोर्स होते हैं। हमें ग्राउंड से वाटर मिलता है, हमें रेन से वाटर मिलता है, ओशन से मिलता है, रिवर से मिलता है। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उस सबको मिला के हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर के अंदर कहते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे सोर्स ऑफ वाटर हैं। इसीलिए इस सारे कंपोनेंट को मिला के हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एब्सोल्युटली बिना पानी के क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब मूव करते हैं तीसरे डोमेन को देखते हैं, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर को मैंने बताया था किससे रिलेटेड है, आपकी एयर से। तो पढ़ते हैं इसको। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, थिन लेयर कह सकते हो, ब्लैंकेट के तरह कंपैरिजन किया जाता है इसको, कि अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह ये क्या है, एक आपका थिन लेयर ऑफ एयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब यहाँ का है कि जो अर्थ होता है उसका खुद का एक पुलिंग इफेक्ट होता है, उससे ही उसने क्या है, इस थिन लेयर ऑफ एयर को क्या है, अपने होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो ये क्या करता है, हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब ये हार्मफुल रेज आ कहाँ से रही? तो बच्चों ये हार्मफुल रेज जो आती हैं ये आती हैं सन से। सन से जो रेज आती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो हमारे यानी कि इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी नहीं होती। तो जो आपका एयर होता है उसमें एक ओजोन लेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इस हार्मफुल रेज से। वो क्या करती है, इन ओजोन लेयर जो होती है वो फिल्टर का काम करती है। ठीक है, जस्ट लाइक आपके जैसे आपने देखा ना चाय को छाना जाता है, वैसे यहाँ पे ओजोन लेयर एक फिल्टर का काम करती है और हीट से भी हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। क्या क्या कंटेन करता है एटमॉस्फेयर में, क्या बस गैसेस होती हैं, इसके साथ कुछ और भी पाए जाते हैं? यस, इसमें क्या पाई जाती है, अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं एंड वाटर वेपर। आपको पता है कि अर्थ से क्या होता है, वाटर रिसाइकल होता है, वाटर साइकिल जरूर पता होगा। तो वैसे ही आपके क्या वाटर वेपर भी इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को जरूर अंडरलाइन कर लो। क्या हो गया, द चेंज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा भी चेंज या कुछ भी चेंज होता है तो वो हमारे वेदर को और क्लाइमेट को डिफर करता है। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट को चेंज कर देता है। अब वेदर और क्लाइमेट में बहुत अंतर होता है। वेदर जो होता है वो दिन का होता है, ये बात ध्यान देना। और क्लाइमेट जो होता है वो स्टडी की जाती है, लगभग 20 से 25 साल की वेदर को समझ लो, या फिर उस जगह के लोकेलिटी के वेदर को स्टडी करके क्लाइमेट आपका बनता है। ठीक है, तो वेदर जो होता है वो डे टू डे होता है। वेदर क्या होता है, चेंज भी होता रहता है। अभी सुबह क्या है, गर्मी हो सकती है, फिर शाम तक बारिश हो गया, तो क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया। नाउ आगे मूव करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। वेरी इंटरेस्टिंग। अब बायोस्फीयर क्या है, ये बहुत ही श्योर क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या होता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर किससे बना है, प्लांट और एनिमल किंगडम
दोनों को मिला के बना है, और द लिविंग वर्ल्ड जहाँ पे सर्वाइवल हो रहा है। इट इज़ द नैरो जोन, ये इंपॉर्टेंट, इस लाइन को, इस पैरा को जरूर आपको याद कर लेना। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ऑब्वियसली नैरो जोन का मतलब ये क्या है, ये वो पॉइंट है, वो पिन पॉइंट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ के लिए क्या होना चाहिए, अगर लाइफ होगा, या फिर कह सकते हो कोई जी कप सकता है जब उसके पास क्या हो, वाटर पीने के लिए हो, एयर चाहिए, और लैंड जिस पे वो रहता है। तो यहाँ पे ये तीनों का इंटरेक्शन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन भी क्वेश्चन आता है। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, फिर कंपोनेंट ऑफ आपके जो कंपोनेंट्स है वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैंने अभी बताया। अब देखते हैं कि ये इकोसिस्टम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब देखिए ये ग्लोसरी वाले पॉइंट पे हम लोग इसको एनराज करके देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। ये भी बहुत ही रिमार्केबल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट बुक का कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है उसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिस्टम है जो तब बनता है जब आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। साथ साथ किसके साथ, फिजिकल और केमिकल का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों की जो आसपास में घटनाएं घट रही हैं उनके साथ, जो उनको सपोर्ट करता है उनके लाइफ के लिए, एंड लिंक्ड बाय अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल अलॉन्ग विद, वहाँ पे एनर्जी और मटेरियल का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो याद रखना, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों ही डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। अब देखते हैं, इसमें मूव करते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ये तो अभी हमने डेफिनेशन था जो ये हमने येलो बॉक्स में देख लिया। अब देखते हैं कि कहानी कैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके प्रोसीड हो रही है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग। एनसीसी कैंप लगते हैं, एनसीसी का मतलब यहाँ पे क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, समूह समझ सकते हो, या फिर कह सकते हो कि एक ग्रुप होता है जो कुछ काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर। तो जेसी जो थी वो बोली, अरे यार इतना तेज़ बारिश हो रहा है। हैवी डाउनपोर का मतलब है यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश, जो उसको याद आ रहा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम एंड केरला। इतना तेज़ बारिश हो रहा था कि जिससे उसको याद आया अपने केरला की, क्योंकि वो केरला से बिलोंग करती थी। तो केरला में ऑल सीज़न क्या है, वेदर बहुत ही बारिश वाला रहता है, तो उसको वो उस चीज़ की याद है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो उसको डिस्क्राइब करते उसने बताया कि केरला में इतनी बारिश होती है कि आप देखोगे कि हरी हरी जो फील्ड है वो लहराने लगती हैं, और कोकोनट प्लांटेशन बहुत ही अच्छे से वहाँ पे होता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। हीरा जी थी वो जैसलमेर थी, तो उसने बताया वी गेट नो रेन। यहाँ पे तो जैसी जो है वो रेन के बारे में इतना बता रही थी, और वहाँ पे हीरा एक्सक्लेम की कि यार मेरे यहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। तो वहाँ पे बस क्या है, बालू रेत वही दिखता है एज फार एज आवर आइज कैन सी। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड द रवि। रवि ने बहुत ही ऐसे बोला, अच्छा बस वहाँ पे कंकड़ उंकड़ नहीं, कैमल्स भी तो पाए जाते हैं। तो ये देखो ये सब क्या है, ये अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वहाँ का कंडीशन होता है, अलग अलग वहाँ की वेजिटेशन होती है। तो इस वजह से उसको आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे आपके बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर दिया है जहाँ पे पॉन्ड का इकोसिस्टम, ठीक है, कैसे जो लिविंग है बॉडी वहाँ पे वो आपस में फिजिकल और केमिकल चीज़ों से यहाँ पे अटैच है, या कह सकते हो इंटरेक्टेड है। ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। हीरा से इज नॉट जस्ट अ कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट टू। तो उसने बोला बस कैमल की बात नहीं है, वहाँ डेजर्ट में तो स्नेक और लिजर्ड और बहुत सारे इंसेक्ट भी रहते हैं। रवि वंडर्ड, रवि सोचने लगा why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। रवि सोचने लगा क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स और वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो अलग अलग होती रहती है जैसे जैसे जगह चेंज होता रहा है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या उन सब में कोई समानता है या एक दूसरे से रिलेटेड है वो,
ओह यस, वेरी मच, द टीचर रिप्लाई। तो टीचर ने उसको रिप्लाई किया, यस दे आर वेरी मच, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। चलिए टीचर क्या समझाते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरमीडिएट या इमीडिएट सराउंडिंग। ऑब्वियसली जो भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स है और ह्यूमन इंसान जो रहता है वो डिपेंड करता है अपने आसपास की सराउंडिंग में। और हर लोगों का हर जगह का सराउंडिंग क्या होता है, थोड़ा अपने आप में डिफरेंट होता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसके अलावा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम को कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे डिफाइन किया है। वो तो हमने जो पढ़ा था वो तो एक डेफिनेशन था। अब यहाँ पे देखो समझाया कैसे गया है कि ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, साथ ही साथ बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग में। ठीक है, आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में भी तो हो गया, पर उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग के साथ उसका कैसा तालमेल है, वही आपका इकोसिस्टम होता है। ठीक है, देयर कुड बी अ इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन और इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो इकोसिस्टम किसी भी जगह का हो सकता है। आप बात करें छोटे छोटे पॉन्ड की या फिर रिवर की, ओशन की, लेक की, माउंटेन की, डेजर्ट की या ग्रासलैंड की, किसी का भी इकोसिस्टम हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड played form an ecosystem? तो absolutely yes, it also forms an ecosystem। अभी भी तो बताया कि ecosystem किसी भी जगह की हो सकती है। उसमें क्या बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग के साथ कैसे उसके तालमेल है, उसी को तो बताया जाता है। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में देखो क्या है कि 5th June ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये बात याद रखना कि हम क्या करते हैं, 5th June को हमेशा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी के नीचे ग्लोसरी को भी पढ़ लेते हैं जिसमें बार्टर सिस्टम के बारे में गया है। बार्टर सिस्टम क्या था, ये एक सिस्टम था जिसमें लोगों के पास उस समय पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, अपने सामान को एक्सचेंज करते थे। जैसे एक आटा वाला मैन है या जिसके पास गेहूं है तो और दूसरे के पास चावल है, तो वो क्या है 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूं ले लेता था। तो इस तरह का सिस्टम था, उसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, सामान एक्सचेंज होते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, बिना यूज़ ऑफ मनी के। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, हमने नेचुरल वाले को देख लिया था। सो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और ये भी देख लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ऑब्वियसली इंसान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर होने के कारण अर्थ पे वो जो भी उसके आसपास के एनवायरनमेंट है उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। अब बात करें अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो स्टार्टिंग के ह्यूमंस है, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया था, नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल सराउंडिंग को वैसे ही उन्होंने क्या किया था, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल दिया था। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them। तो उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए कोई चेंज ज़्यादा नहीं किया था एनवायरनमेंट में। उन्होंने नेचर जैसे उनको दे रहा था उसी के हिसाब से उन्होंने अपने चीज़ों को किया। ठीक है, विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोगों की नीड, जो इंसानों की नीड है वो भी बढ़ती गई एंड बिकम मोर वेरिड। वहाँ पे बहुत सारा अंतर देखा गया। क्या अंतर देखा गया? ह्यूमंस लर्नड न्यू वेज टू यूज़ चेंज एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन ने बहुत नए नए तरीके देखा, नए नए तरीके उसने सीख लिया था ताकि जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को यानी आसपास की सराउंडिंग को वो चेंज कर सके। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि स्टोन एज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टोन एज हो गया, फायर वाला एज आया था, मेटल वाला एज आया था। तो ये अलग अलग एजेस आए थे जिससे इंसानों ने अलग अलग चीज़ें करना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने खेती करना सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं उनको अपने साथ रखना सीखा। एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और एक जगह रुक के उन्होंने रहना सीख लिया। द व्हील्स वर इन्वेंटेड, आपको पता है जो व्हील होते हैं ना, पहिया, वो सब भी क्या किया गया था, बनाना स्टार्ट कर दिया था। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, पहले लोग अपने लिए खाना बनाते थे पर अभी देखा जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सरप्लस का मतलब यहाँ पे है ज़्यादा, बहुत ही ह्यूज मात्रा में उन्होंने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बार्टर सिस्टम में अभी हमने डिस्कस किया कि क्या होता है बार्टर सिस्टम, जहाँ पे
एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी सामान का एक्सचेंज के थ्रू चीज़ें होती हैं। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, इसी की वजह से क्या हुआ, ट्रेड स्टार्ट हो गया, आवाजाही स्टार्ट हो गया, तो इससे इकोनॉमी भी बनने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ह्यूमंस के द्वारा सेट की जा रही थी और उसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था। पहले तो बस अपने सिटीज़ तक लिमिटेड थे, अब वो राज्य से देश तक और अलग अलग कॉन्टिनेंट तक उसका क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो गया, डे बाय डे फास्टर होने लगा। पहले बैलगाड़ी का कहानी था, फिर एरोप्लेन, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा आने लगे। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अगेन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन जो थी उसको बहुत ही फास्टर किया गया। ठीक है, पहले आपको याद होगा हम लोग क्या लिखते थे, लेटर वगैरह लिखते थे, पर अब वो सीन चेंज हो गया। नाउ वी आर यूजिंग व्हाट्सएप एंड इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो एक क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, दुनिया से कनेक्ट हो जा रहे हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? तो कभी आपने, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कभी आपने ये सोचा है कि क्यों आप वाटरमेलन जो होता है उसको आप समर में खाना पसंद करते हो और जो पीनट्स होते हैं आपके मूंगफली होती है उसको आप ठंडियों में खाना पसंद करते हो? तो यहाँ पे भी तो कुछ रीज़न होगा। तो एक्चुअल में होता है क्योंकि उस समय सराउंडिंग की जो नीड होती है उस हिसाब से इंसान क्या होता है, स्टिमुलस होता है, उस हिसाब से इंसान क्या होता है, अपने रिएक्शन देता है। A perfect balance is necessary between the natural and human environment। यहाँ पे वो आंसर भी आपको मिल गया। बैलेंस होना ज़रूरी है आपके नेचर के साथ और इंसान का। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो आप देखोगे क्या होने वाला है, वो आप देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग, एन अलार्मिंग नोट, आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। इंसान को अपने साथ एनवायरनमेंट के साथ रहना सीखना चाहिए, वो भी एकदम बहुत ही हारमोनियस और पीसफुल तरीके से, ताकि बैलेंस जो है वो दोनों का बना रहे, नेचर का और इंसानों का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूरी नाम की एक लड़की है, उसका क्या कहानी यहाँ पे। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्ड अबाउट लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। तो नूरी जो है वो मिज़ोरम की है, तो वो हमेशा बात करती थी कि वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट थोड़ा वेट होता है तो वहाँ पे ग्रीनरी रहती है और आसपास क्या है, बस ग्रीन आपको ट्रीज वगैरह बहुत मिलते हैं। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। तो रवि की कहानी आपको याद है ना, हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि रवि, तो उसको जब ये बात नूरी ने बताया तो उसको वो क्या है, अपने प्लेग्राउंड के ख्यालों में खो गया और बहुत ही अपसेट हो गया क्योंकि वो अपने प्लेग्राउंड खो दिया, उसका प्लेग्राउंड लॉस्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। न्यूरी ने क्या किया कि रवि कोई नहीं, तुम मेरे तरफ आना, मेरे मिज़ोरम में चलना, मैं तुम्हें बताऊंगी वहाँ पे देखो कितना कैसे है। सो वेकेशन में उसने क्या किया कि आने का इन्विटेशन दिया। रवि's टीचर asked the student to draw a landscape, houses and activities of the people and the place where they visited during holidays। तो उनकी टीचर ने बच्चों को ये होमवर्क दे दिया कि अभी आपके समर वेकेशन है तो आपको क्या करना है, अपने वेकेशन में जहाँ पे भी आप गए थे उसके विजिट का एक लैंडस्केप आपको स्केच करके बताना है। वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।